हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीगल क्रिज शो। आज हमारा इस सेशन का टॉपिक है ईसीटी, जो कि साइकेट्रिक का एक टॉपिक है। आज हम ईसीटी के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे। ईसीटी क्या होता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ईसीटी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होता है और यह एक सोमैटिक ट्रीटमेंट है जो कि विनी और सरलेटी के द्वारा अप्रैल 1938 में दिया गया था। अब हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। ईसीटी इज अ आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ अ ग्रैंड mal सीजर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू द ब्रेन and the stimulus is applied through the electrode that are placed either bilaterally in the frontotemporal region or unilaterally on the non-dominant side। इसका मतलब है ईसीटी एक पेनलेस फॉर्म ऑफ थेरेपी है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ करके सीजर को प्रोड्यूस कराया जाता है। ईसीटी के दौरान दो इलेक्ट्रोड होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होगा और सीजर आएगा, और उस सीजर का नाम है ग्रैंड mal सीजर, जो कि एक टोनिक क्लोनिक सीजर का एक टाइप है। इसमें हम इलेक्ट्रोड को बायलैटरली या फिर यूनिलैटरली फ्रंटोटेम्पोरल रीजन में हम पुट करेंगे और हम नॉन डोमिनेंट साइड पुट करेंगे। नॉन डोमिनेंट साइड कहने का मतलब है जैसे कि हम सारा वर्क राइट हैंड से करते हैं तो राइट हैंड हमारा डोमिनेंट साइड हो गया और लेफ्ट साइड नॉन डोमिनेंट साइड हो गया, तो हम लेफ़्ट साइड यूज़ करेंगे। और वोल्टेज हमारा जो रहेगा ईसीटी का 70 to 120 वोल्ट रहेगा एंड ड्यूरेशन 0.7 to 1.5 सेकेंड रहेगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ईसीटी। टाइप्स ऑफ ईसीटी 4 होता है: डायरेक्ट ईसीटी, मॉडिफाइड ईसीटी, स्ट्रेट ईसीटी एंड ब्रीफ पल्स ईसीटी। पहले डायरेक्ट ईसीटी यूज़ होता था और अब मॉडिफाइड ईसीटी यूज़ होता है। डायरेक्ट ईसीटी में जब हम ईसीटी देते थे तो एनेस्थीसिया एंड मस्कुलर रिलैक्सेंट नहीं दिया जाता था, उस वजह से पेशेंट का फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता था। अब हम मॉडिफाइड ईसीटी यूज़ करते हैं। इसमें ईसीटी देने से पहले एनेस्थीसिया एंड मसल्स रिलैक्सेंट देते हैं। और थर्ड, स्ट्रेट ईसीटी। इसमें इंजेक्शन एट्रोपिन दिया जाता है फॉर मिनिमाइज सिक्रेशन एंड ऑक्सीजन में बी गिवन ड्यूरिंग रिकवरी। एंड फोर्थ, ब्रीफ पल्स ईसीटी। लो इलेक्ट्रिकल डोज इज यूज्ड, करंट फ्लो इन बर्स्ट नोन एज पल्स विथ नो करंट इन बिटवीन। इसमें इलेक्ट्रिकल करंट का लो डोज यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ ईसीटी। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है और कितने बार हम ईसीटी को दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, इसमें हम एक वीक में 3 टाइम्स दे सकते हैं ईसीटी। और टोटल नंबर ऑफ ईसीटी 6 to 10 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम 25 तक दे सकते हैं, 25 ईसीटी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट और फिर मॉडिफाइड ईसीटी में कौन कौन सा ड्रग्स यूज होता है। फर्स्ट, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज होता है। सेकंड, एंटी एंजाइटी ड्रग्स यूज होता है। और थर्ड, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स यूज होता है। सबसे पहले हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में देखते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करता है और सिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करता है। ये जो हमारा सिम्पैथेटिक का वर्क है, फंक्शन है, जो जीआईटी सिक्रेशन को डिक्रीज करता है और एस्पिरेशन को डिक्रीज करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिक्रेशन है उसको डिक्रीज करेगा और एस्पिरेशन को डिक्रीज करेगा। इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स में 2 ड्रग्स हैं, एट्रोपिन सल्फेट और ग्लाइकोपैरोलेट। एट्रोपिन सल्फेट को हम 0.6 mg IM या फिर IV देंगे। अगर हम IM देते हैं तो ईसीटी के 30 मिनट पहले देंगे, या फिर अगर हम IV दे रहे हैं तो ईसीटी से 5 मिनट पहले देंगे। अब आते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स में। एंटी एंजाइटिक ड्रग्स ये शेडेशन कॉज करेगा और एंजाइटी को डिक्रीज करेगा। इसमें थियोपेंटोल सोडियम है, जैसे कि जो कि बारबिचुरेट,
कैटेगरी का आता है। इसमें इसका जो डोज रहेगा 3 to 5 mg पर kg रहेगा। और थर्ड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स रहेगा। इसमें न्यूरॉन एंड मसल्स के बीच का कनेक्शन तोड़ देती है और मसल्स को पैरालाइज होने से या फिर फ्रैक्चर होने से बचाती है। इसका एग्जाम्पल सक्सिनाइल कोलिन ड्रग्स है, जिसका डोज 0.5 to 1.5 mg पर kg है। इसे सुकॉल से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोड को प्लेसमेंट कैसे होता है। हम इलेक्ट्रोड को यूनिलैटरली या फिर बायलैटरली पुट कर सकते हैं। आप फिगर में जैसे कि देख रहे हैं कैसे पुट किया हुआ है। क्योंकि यूनिलैटरली हम हेड के एक साइड ही दोनों को पुट करेंगे। देखिए हमारा ऑटर कैंथस है और जो ट्रिगर ऑफ ईयर है, जैसे कि ये देख रहे हैं, यहाँ से ये दोनों के बीच के डिस्टेंस से 3 सेंटीमीटर एभव रहेगा या और फर्स्ट इलेक्ट्रोड ये है एंड दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर पुट होगा। और एक दूसरा मेथड भी है जो कि हमारे यहाँ दिख रहा है। हमारा ऑटर कैंथस से और ईयर से के बीच से 3 सेंटीमीटर ऊपर है या और सेकेंड जो इलेक्ट्रोड पुट हो रहा है जो कि मिड लाइन से 3 सेंटीमीटर दूर है। इस तरीके से बायलैटरल देखते हैं। बायलैटरल में हमारा हेड का जो दोनों साइड होता है, दोनों साइड को में हम इलेक्ट्रोड को पुट करेंगे। और अब आता है इफ़ेक्टिव का बात। ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन होता है? बायलैटरल होता है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड जो होता है ज़्यादा एरिया कवर करता है कंपेयर टू यूनिलैटरल। इस वजह से यूनिलैटरल कम इफ़ेक्टिव है कंपेयर टू बायलैटरल। और जनरली जो यूज़ होता है हमारा बायलैटरल ही यूज होता है हॉस्पिटल में, बिकॉज़ ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कंपेयर टू यूनिलैटरल। अब हम ईसीटी के इंडिकेशन पे चलते हैं कि कौन कौन से पेशेंट को हम ईसीटी दे सकते हैं। जैसे कि जो पेशेंट मेजर डिप्रेशन में होगा या सीवियर कैटाटोनिया हो गया, सीवियर साइकोसिस जिसमें कि सिजोफ्रेनिया और मैनिया आता है, एक्यूट साइकोसिस में एक्यूट मैनिया या फिर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में हम ईसीटी देते हैं। अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे चलते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे हम ईसीटी को नहीं देंगे। जैसे कि जब हमारा आईसीपी इंक्रीज रहेगा, रेज रहेगा, 7 to 14 mm ऑफ मर्करी से ज़्यादा रहेगा आईसीपी हमारा, तो हम उस पेशेंट को हम ईसीटी नहीं देंगे। और सेरेब्रल एन्यूरिज्म जिस पेशेंट को रहेगा या फिर हेमरेज रहेगा, ब्रेन ट्यूमर रहेगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहेगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रहेगा या रेटिनल डिटैचमेंट रहेगा, तो उस पेशेंट को हम ईसीटी नहीं देंगे। इसका जब हम ईसीटी देंगे तो किसी ना हर चीज़ का कॉम्प्लिकेशन होता है, या तो उसका कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब हम ईसीटी देंगे तो उसका स्पाइन या फिर लेग बोन फ्रैक्चर होने का चांस होता है, जॉ शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है, उसका डेथ भी हो सकता है, कार्डियक अरिथमियाज भी हो सकता है, और हर किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट भी होता है। साइड इफ़ेक्ट इसका है मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकता है, ड्रॉजीनेस हो सकता है, कन्फ्यूज़न होगा, रेस्टलेस होगा, रनिंग कहने का मतलब पुअर कंसंट्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, सर दर्द करेगा, मसल्स एक होगा, पाल्पिटेशन होगा, टंग बाइट होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा। अब हम ईसीटी की टीम पे आते हैं कि जब हम ईसीटी देंगे तो किन किन लोग का ज़रूरत होता है। एक साइकेट्रिस्ट होगा, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होगा, ट्रेंड नर्स होगी, सपोर्टिंग स्टाफ एक होंगे। अब ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में चलते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ में अवेलेबल होगा। जैसे कि उसमें 3 रूम चाहिए, जैसे कि ईसीटी होने से पहले वेटिंग रूम में जाएंगे, उसके बाद फिर एसीटी रूम में जाएगा, उसके बाद फिर रिकवरी रूम में होगा। अब देखते हैं नर्स का रोल क्या क्या है। नर्स का रोल 3 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन,
जैसे कि ट्रीटमेंट होने से पहले क्या करेंगे नर्स। और सेकेंड, इंट्रा प्रोसीजर केयर, जब ईसीटी होगा उस दौरान नर्स का क्या रोल है। एंड थर्ड देखेंगे पोस्ट प्रोसीजर केयर, जब ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद नर्स का क्या रोल है। फर्स्ट देखते हैं प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन में डिटेल्ड मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू बी टेकन। इसमें मेडिकल और साइकेट्रिक हिस्ट्री पेशेंट का लेंगे डिटेल में। और फिर सेकेंड बेस लाइन वाइटल साइंस लेंगे। और पेशेंट का पेट खाली होना चाहिए 4 to 6 आवर पहले। और फिर हम IM या फिर IV देंगे एट्रोपिन 0.6 mg 30 मिनट बिफोर ECT। अगर हम IV दे रहे हैं तो ECT के जस्ट पहले देंगे। अब नर्सेस का रोल इंट्रा प्रोसीजर केयर में देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट को ECT टेबल पे सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगी। और फिर सेकेंड एनेस्थेटिक एजेंट जो होंगे उसको एडमिनिस्टर करेगी और माउथ गैग इंसर्ट करेगी टू प्रिवेंट टंग बाइट। एंड द प्लेस इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट शुड बी क्लीन्ड विथ NS। और फिर जहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेस होगा उसे NS से या फिर 25% बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से क्लीन करेगी और कंडक्शन जेल भी लगाएंगे। मॉनिटर वोल्टेज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस गिवन। और जब इलेक्ट्रिक दिया जाएगा तो उसका वोल्टेज इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को देखेगी, मॉनिटर करेगी। और 100% ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइडेड। और रिकॉर्ड द फाइंडिंग एंड मेडिकेशन गिवन टू द पेशेंट चार्ट। और जो भी पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो मेंटेन करेगी पेशेंट के चार्ट पे। अब जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तब नर्सेस का क्या रोल है उसको देखते हैं। मॉनिटर वाइटल साइंस टाइम टू टाइम। एंड जब सेकेंड कंटिन्यू ऑक्सीजनेशन टिल स्पॉन्टेनियस रेस्पायरेशन स्टार्ट। जब तक पेशेंट खुद रेस्पायरेशन स्टार्ट नहीं कर देता है तब तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। एंड देन एसेस फॉर पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस। एंड देन टेक सेफ्टी प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इंजरी and reorient the patient after recovery and stay with him until fully oriented. And sixth, document any finding as relaxant in the patient record. आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ECT के बारे में समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.